नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एनसीईआरटी की सीरीज आज से स्टार्ट कर दिया हूं कक्षा 6 से। हमारी कोशिश होगी कि इस तरीके से आपको एनसीईआरटी पढ़ाऊं इतनी आसान भाषा में और बेहतरीन ट्रिक के साथ कि जब आप हिस्ट्री पढ़ें तो आपको लगे कि हां, हिस्ट्री वाकई में बच्चों का खेल है, बस एक बार समझ में आ जाए। तो आज अध्याय 1 जो है कक्षा 6 का, उसमें क्या, कब, कहां और कैसे, इसी को समझना है, इसी को देखना है। लेकिन इससे पहले दोस्तों, आपसे मैं क्वेश्चन आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे जरूर आंसर लिख के बताइएगा। देखिए, यहां पे देखिए, निम्नलिखित का सुमेलित कीजिए। नर्मदा घाटी, मगध, गारो पहाड़ियां, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां, गंगा घाटी। दूसरा है पांडुलिपि तथा अभिलेखों के एक प्रमुख अंतर बताओ। आपको जवाब देना है। नेक्स्ट जो है, थोड़ा सा चर्चा करते हैं और इन सब क्वेश्चन को आप जरूर लिख के दिखाइएगा। और सेंड जो करना है क्वेश्चन, वो कहां पे करना आपको पता ही है। टेलीग्राम पे एक अलग से चैनल बना हुआ है एनसीईआरटी का, सुनामी का, उसी के अंदर आपको डालना है। रसीदा के प्रश्न फिर से पढ़ो और इसके उत्तर हो सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है, पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनाओ और इनमें से कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी हो सकती है, इसी को आपको बताना है। नेक्स्ट है 5वां, साधारण स्त्री तथा पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे, इसके बारे में तुम क्या सोचते हो, बताना। दोस्तों, आंसर राइटिंग सीखने का शुरुआती कदम जो है एनसीईआरटी से बेहतरीन हो नहीं सकता है। आप एक बार शुरू कर दीजिए, यकीन मानिए प्रथम प्रयास में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वरना जीवन भर ज्ञान बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, लेकिन रिजल्ट कभी आपके पास दर्शन नहीं देगा। सही बता रहा हूं, कड़वी है लेकिन दिल की बात है। नेक्स्ट है 6ठा, कम से कम 2 ऐसी बातों का उल्लेख करो जिनसे तुम्हारे अनुसार राजाओं और किसानों के जीवन में भिन्नता पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बस इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना। और बीच बीच में जो क्वेश्चन आपसे पूछे वो जरूर आप हमें बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आइए थोड़ा सा समझते हैं कैसे पता लगाएं। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, एकदम ध्यान से सुनिएगा एक एक बात को। टेलीविजन देख सकते हो, फिर अखबार पढ़ सकते हो। इससे पता चल जाएगा कि कल क्या क्या घटनाएं हुई, वो सामने आ सकता है। साथ ही यह जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ है, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जो उस समय की स्मृति उनके अंदर में हो। लेकिन तुम पहले क्या हुआ था कैसे जान सकते हो, लेकिन बहुत पहले, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 100 साल, 1000 साल, 2000 साल पहले ये कब क्या हुआ था उस साल में, ये कैसे जानोगे। छोटी मोटी साल भर का तो इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो, लेकिन 10,000 साल पहले क्या हुआ था, इसकी इंफॉर्मेशन कैसे ले सकते हो। क्लियर है। आइए थोड़ा देखते हैं। अतीत के बारे में हम जान सकते हैं, अतीत के बारे में कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, यानी आखेटक मतलब होता शिकारियां, जो शिकार करने वाला शिकारी होता, उसी को कहा जाता है। पशुपालक समझ ही रहे होंगे, कृषक समझ ही रहे होंगे, शासक समझ ही रहे होंगे, व्यापारी समझ ही रहे होंगे, पुरोहित समझ ही रहे होंगे, शिल्पकार समझ ही रहे होंगे, कलाकार, संगीत। फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन कौन सी कहानी सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। इन सब के बारे में हम जान सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि लोग कहां रहते थे, यह भी तो पता चले कि उस समय लोग रहते कहां थे। अब देखिए, नर्मदा नदी का पता लगाओ। अब ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा आपको बता दें तो और बेहतरीन तरीके से देखिए। यह है नर्मदा नदी, क्लियर है। लेकिन पहले ऊपर पढ़ा देता हूं, तब फिर नीचे पढ़ाऊंगा ना, तो अच्छे से समझ में आएगा, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ में। अब देखिए, नर्मदा नदी का क्या करना है, पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले लोग इसी नदी के तट पर रह रहे थे। तो ध्यान से समझिएगा, सारा प्रीलिम्स का क्वेश्चन यहीं फंसेगा। यहां रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे।
अपने भोजन के लिए जरों, फलों, जंगलों आदि उत्पादन को यहीं से संग्रह किया करते थे, वैसे ही जैसे आज जनजाति करते हैं। ये जानवरों को आखेटक भी करते थे, यानी आखेटक मतलब शिकार करना, ये जानवर का शिकार भी करते थे। क्या तुम उत्तर पश्चिम के सुलेमान, ध्यान से समझिएगा, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओगे? इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। कई बार क्वेश्चन पूछता है, कई बार, और बच्चे गलत करके चले आते हैं। सबसे पहले जो है गेहूं और जौ जैसी फसल को उपजाना आरंभ किया था। इन्होंने भेड़ बकरी, ध्यान से समझिएगा, भेड़ बकरी गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू कर दिया था। भेड़ को भी बकरी को भी, एकदम ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये ऑप्शन में रहता आप फंस जाते हैं। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो, मध्य भारत में विंध्याचल पहाड़ियों का पता लगाओ। और कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहां कृषि का विकास हुआ था, जहां सबसे पहले क्या है, चावल उपजाया गया था। याद रखिएगा, चावल को उपजाया गया था। वे विंध्य के उत्तर में स्थित थे। यानी कि हमें अब यहां से भेड़ बकरी गाय बैल पालतू तो मिले, साथ साथ में जो अन्न खाने के लिए मिले थे वो गेहूं और जौ। ध्यान से समझिएगा, ये दोनों फसल को पहले उपजाना स्टार्ट कर दिया गया था। आइए थोड़ा मैप पे नजर रखते हैं, तब आपको और क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। सबसे पहले नर्मदा नदी, आइए यहां पे देखिए, मैप में दिख रहा नर्मदा नदी या नहीं दिख रहा? ये दिख रहा होगा नर्मदा नदी। यहीं पे सबसे पहले मनुष्य अपना आशियाना बनाना शुरू कर दिया था। क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अब दूसरा जो देखिए, किरथर और सुलेमान, ये दोनों देखिए, किरथर और सुलेमान। और थोड़ा सा पॉइंट में आके आपको पढ़ा समझाते हैं तो अच्छे तरीके से समझिए। अब तुम उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। इस क्षेत्र पे कुछ ऐसे जगह थे जहां पे 8000 वर्ष पूर्व स्त्री इसी क्षेत्र में क्या करते थे, निवास करते थे, आज से 8000 साल पहले। यानी क्या, इस वाले निवास पे जो है स्त्री पुरुष निवास करते थे। यहां पे मनुष्य का पहला जो है निर्माण स्थल हुआ, जहां से साक्ष्य मिलना शुरू हुआ। आइए थोड़ा आगे चलते हैं। अब मानचित्र पर सिंधु और इसकी सहायक नदियां का पता लगाने का प्रयास करो। अभी सिंधु और इसकी सहायक नदियां, अब देखिए थोड़ा मैप पे आते हैं और बेहतरीन तरीके से समझते हैं। अगर दिक्कत हो तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आइए सिंधु देखते हैं सबसे पहले कि यहां पे सिंधु कहां है। यहां देखिए सिंधु है, कोई दिक्कत नहीं। इसकी जो है सहायक नदियां, चाहे वो सतलज हो, क्लियर है, चाहे वो रावी हो, चेनाब हो, झेलम हो, ये सब क्या है, इसकी सहायक नदियां। पता तो लग गया आपको। आइए अब चलते हैं पॉइंट पे अपने, ताकि मजा आए एनसीईआरटी पढ़ने में और ऐसे पढ़ें कि सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। सहायक नदियां इसे कहते हैं, क्लियर है, जो एक बड़ी नदियां मिल जाती है, मतलब कि छोटी छोटी नदियां जो है एक बड़ी नदियों में जाके समा जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे। 4700 वर्ष पूर्व, 8000 साल पूर्व तो पहले नर्मदा है ही था, लेकिन 4700 के आसपास जो है यही सिंधु नदी के आसपास आरंभिक नगर जो है धीरे धीरे बसना शुरू हो गए थे। गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्री तटवर्ती इलाके के नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था, गंगा और इसकी सहायक नदियों के पास में। क्लियर? गंगा तथा इसकी सहायक नदियां, शोन का पता लगाओ। ये पता क्या लगाना, आपको क्लियर हो ही रहा होगा कॉन्सेप्ट। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास के क्षेत्र प्राचीन काल में मगध कहलाते थे। और जब मगध की बात आई तो दिमाग खट से क्लिक कर गया होगा, अच्छा बिहार, वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे। 16 महाजनपद में एक महाजनपद जो है मगध भी था। पूरे बिहार में 3 महाजनपद था और इन पूरे के पूरे 16 महाजनपद में जो सबसे मजबूत था वो मगध महाजनपद था। क्लियर हो रहा है ना? ध्यान से समझिएगा। एक विशाल राज्य स्थापित किया गया और अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्य की स्थापना की गई। लोगों ने सदैव उप महाद्वीपीय के एक हिस्से में दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदी, समुद्र के कारण जो है जोखिम भरी जो यात्रा होती थी वो करते थे। फिर भी यात्रा उनके लिए असंभव नहीं था। अतः
कभी लोग काम की तलाश में, कभी प्राकृतिक आपदों के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं एक दूसरे से दूसरी जगह जो है जाया करती थी। कभी जहाजों से अपने साथ मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोग जो होते थे वो शिक्षा और सलाह देते थे, जो कि गांव के एक दूसरे गांव में जाके कस्बे से कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग जो है अन्य रोचक स्थान को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा करते थे। एक उत्सुकता होता ना, चलो आज देखते हैं, आज चलो चलते हैं स्विट्जरलैंड, आज चलो चलते हैं कश्मीर, आज चलो चलते हैं जम्मू कश्मीर। एक उत्सुकता अंदर में रहती है, देखते हैं क्या है वहां पे, कैसी वहां की राजनीति है, कैसी वहां की आर्थिक स्थिति है, कैसी वहां की सामाजिक स्थिति, कैसा धर्म है, क्योंकि पूरा इतिहास इसी के आसपास जीवन के चारों क्षेत्र पे घूमेगा। बस ध्यान से आपको सुनना है, इतिहास मजा आएगा आपको पढ़ने में। आज लोग यात्रा क्यों करते हैं? आज जो यात्रा लोग कर रहे हैं वो क्यों करते हैं? एक बार फिर से मानचित्र देखो, जहां पे पहाड़ियां, पर्वत, समुद्र उपमहाद्वीप का प्राकृतिक सीमा का निर्माण करता। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जैसा वे चाहते हैं वैसा कर नहीं सकते थे। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सकें तथा गहरे समुद्र को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर कुछ लोग यहां आए और यहीं पे बस गए। कुछ लोग इस आवागमन में हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को क्या किए? समृद्ध किया। कई सौ वर्ष से लोग पत्थर को तराशने में, संगीत रचने में, यहां तक कि भोजन बनाने के तरीके में एक दूसरे से विचार को अपनाते रहे। चाहे संगीत को बनाने में, चाहे पत्थर को तराश के औजार बनाने में, चाहे भोजन बनाने में, इसी में एक दूसरे का विचार अपनाते रहे। देश का नाम, अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया, भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला हुआ है, याद रख लीजिएगा। जिस संस्कृति में सिंधु कहा जाता है, इसी इंडस को जब संस्कृत में आप देखें, संस्कृति गलती से हो गई, संस्कृत में इसे सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। जाइए एटलस देखिए और एटलस में आप पता लगाइए कहां पे ईरान है और कहां पे यूनान है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम, जब आप पढ़ रहे हो तो आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, एक बार मैप जरूर रखिए आंखों के सामने। और अगर लगे कि सुजीत सर आप बढ़ रहे हैं तो इसको वीडियो को पॉज कर दीजिए। पॉज करने का ऑप्शन है आपके सिस्टम पे, लेकिन मैप को देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। तो मैं यकीन और दावे के साथ में कह सकता हूं कि आपको हिस्ट्री में हर वो चीज सिखा दूंगा जिसको करने के बाद आपको मजा आएगा। क्लियर है? आइए, आने वाले ईरानी और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोश अथवा इंदोश और इसके नदी के पूर्व स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक समूह के लिए किया जाता था। भारत का उत्तर पश्चिम, और उत्तर पश्चिम हमारा जो होगा ये वाला, अगर इस तरीके से मैप बनाया जाए तो ये वाला क्षेत्र जो होगा वो उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र होगा। अब आपका क्लियर कॉन्सेप्ट हो रहा होगा। समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति जो थी, जिसका नाम था ऋग्वेद, में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग जो है देश के लिए होने लग गया, भारत या इंडिया। अतीत के बारे में कैसे जाने, यानी बीती हुई घटना के बारे में कैसे जाने, थोड़ा सा इसको अगर देख लेंगे ना तो मजा आ जाएगा। इसको देखना जरूरी है। तारपत्रों पे बनी पांडुलिपि की एक पृष्ठ है। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए तार के पत्तों को काटकर उन पे अलग अलग हिस्सों में एक साथ बांध दिया जाता था और भूजे पेड़ की छाल पर बनी ऐसी पांडुलिपि तुम यहां पे देख सकते हो। अभी नीचे दिखाएंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले यहां चले आते हैं। यही है पांडुलिपि, देख लीजिए, तार के पत्तों पे लिखा हुआ है। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना, पढ़ना, क्या कहा गया था पीछे घटनाएं। अब एक चीज यहां रोक के आपको बोलते हैं कि जब हम इतिहास को पढ़ने के लिए शुरू करते हैं तो इतिहास पढ़ने के स्रोत हमारे पास दो हैं, एक साहित्यिक है और दूसरा जो है वो पुरातात्विक है। इन दोनों स्रोत से ही हम इतिहास को पढ़ते हैं। साहित्यिक का मतलब हुआ कि चाहे कुछ कृति लिखा हुआ हो, चाहे कुछ वेद हो, समझ रहे हैं, या फिर यात्रा वृतांत हो विदेशियों के द्वारा। और पुरातात्विक का मतलब होता है कि जमीन की खुदाई करके जो हमें वस्तुएं प्राप्त होती है उसके अकॉर्डिंग हम इतिहास को पढ़ते हैं। क्लियर है? चाहे वो मृदभांड हुए या फिर शिलालेख हुए या फिर सिक्के हुए,
इन सबको देख के ही हम इतिहास को पढ़ते हैं। चलिए आते हैं आगे। अब देखिए, कई पुस्तकों को पढ़ना होता, पुस्तकें हाथ में लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होती थी, इसीलिए इसको पांडुलिपि कहते थे। अब पांडुलिपि भी आपको पता चल गया, पांडुलिपि वैसे पुस्तकों को कहा जाता था जो हाथ से लिखा जाता था। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मेन्यू स्क्रिप्ट शब्द, लैटिन शब्द मेन्यू जिसका अर्थ होता है हाथ है से निकला हुआ है। ये पांडुलिपियां प्रायः तार के पत्ते अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ के छाल के विशेष तौर पे तरीके पे तैयार किया गया भोजपत्र पर लिखा हुआ मिलता था। कौन से पेड़ से? तो भुर्ज पेड़ से। कई बार क्वेश्चन पूछा है ये बात यूपीएससी में, आपके सामने रखा हुआ। चलिए आइए आगे चलते हैं। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों के कीड़ों ने खा गया तथा कुछ नष्ट भी हो गए। ऐसे कई पांडुलिपि हैं जो कि आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपि मंदिरों बिहारों में से प्राप्त होते हैं। मंदिरों और बिहार जो है अजीबकों के लिए बनाया गया था, वहां से प्राप्त कर सकते हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताएं, व्यवहारों, राजा के जीवन, औषधियां, विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की इसमें चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविता, नाटक आदि भी हैं। इनमें कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य जो है प्राकृत और तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। जो प्राकृत भाषा होता था वो आम लोग करते थे। और अगर यहीं पे रोक के बुद्ध और जैन से थोड़ा सा कंपैरिजन कर दूं ना, तो इतिहास पढ़ने में मजा आ जाएगा। जैसे बुद्ध की भाषा जो थी वो क्या थी? पाली भाषा में ज्ञान देते थे। वहीं जैन, महावीर जैन जो देते थे वो प्राकृत भाषा में देते थे। क्लियर हो गया? आइए आगे चलते हैं। हम अभिलेख का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसे उपेक्षाकृत कठोर स्तर पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह के उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके, उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं और रानी सहित स्त्री पुरुष भी अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण इसके ऊपर करवाते थे। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा भी इस पे करते थे। ये जो आप इसको देख रहे हैं यहां पे अभिलेख को, ये पत्थर का बना होता था, बहुत बड़ा मजबूत। इस पे उकेरा जाता था। जितने भी शासक होते थे वो अपना कुछ भी चीज इस पे लिखते थे जिससे कि जनता पालन कर सके, इस पे उकेर के दिया जाता था। साथ साथ में कई ऐसे लड़ाइयां, कई उनकी जीत, कई उनके औलाद, कई शादियां, इन सब के बारे में जो है यहीं पे जानकारियां मिलता था। क्लियर है? थोड़ा सा ये वाला अगर देख लेंगे तो मजा आ जाएगा। यहां देखिए, लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ। यह अभिलेख अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। अशोक ने करवाया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। हम लोग जब अध्याय 8 पढ़ेंगे तो बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, खूब मजे से पढ़ेंगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं और लिपियां अक्षरों अथवा संकेत से बनी हुई होती है। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तो हम भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर मैं पूछूं कि अभी कौन सी लिपि में आप लिखते तो क्या बताइएगा? सिंपल सा लॉजिक है, सुजीत सर देवनागरी, यही बोल सकते हैं ना। लेकिन अगर मैं पूछूं कि ये तो लिखने के लिए आपने लिपि का प्रयोग किया, लेकिन बोलने के लिए जो भाषा का प्रयोग करते हैं वो क्या कर रहे हैं, तो इस समय जो बोल के मैं समझा रहा हूं वो हिंदी भाषा का उपयोग कर रहा हूं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी और आरामेइक, ध्यान रखिएगा, यूनानी और आरामेइक नामक दो भिन्न लिपियों के द्वारा इन भाषा में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अफगानिस्तान से, काबुल से मिला गया हुआ है, जिसमें यूनानी और आरामाइक इन दोनों लिपियों में यहां पे मिलता है। आइए, इसके अतिरिक्त कई अन्य वस्तुएं अतीत में बनी प्रयोग में लाई जाती थी। जैसे इसका अध्ययन करने वाला व्यक्ति जो है पुरातत्वविद कहलाता था। जो पुरानी वस्तुओं का अध्ययन करता था उसको पुरातत्वविद कहलाता था। पुरातत्वविद पत्थर, ईंट से बनी इमारत के अवशेषों, चित्र, मूर्तियों का अध्ययन करते थे। पुरानी औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, इन सब के बारे में। अब देखिए यहां पे बर्तन हुआ, प्राचीन नगर का पात्र है जिसका पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व हुआ करता था। जो चांदी का एक सिक्का भी है, इसका प्रयोग 2500 वर्ष पूर्व होता था। इसी सब चीज के बारे में अध्ययन करना और पता लगाना था। इसके सिक्कों की प्राप्ति
कि छानबीन खुदाई भी करते थे। सिक्कों की प्राप्ति के लिए जो है छानबीन खुदाई करते थे। इनमें कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी हुई मिट्टी, कुछ धातु की बनी होती थी। ऐसे तत्व जो है कठोर और जल्दी नष्ट ना होने वाले होते थे। ये सब जो तत्व होते थे जल्दी नष्ट होने वाले होते ही नहीं थे। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़िया, मछलियों की हड्डी भी ढूंढते हैं कि ताकि पता चले उस टाइम में कैसे कैसे जानवर हुआ करते थे। हड्डियों से पता चलता था। इनसे यह भी जानने के लिए मदद मिलता था कि अतीत में लोग खाते भी क्या थे, मांसाहारी थे या शाकाहारी थे, ये भी कह सकते हो। वनस्पतियों के अवशेष से बहुत मुश्किल से बच पाते थे। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते थे तो जले हुए रूप में बचे रहते थे। अगर रहे तो वहां पे जल जाता था तो उस रूप में वो बच जाता था, जिससे पता चलता था यहाँ पे कौन सा फसल जो है उगाया जाता था। पांडुलिपियों, अभिलेखों, पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं और यहीं से प्राप्त होता है स्रोत। इतिहासकार इन्हें कहते हैं जो अतीत में अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया? यहां अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलवाने के लिए किया गया कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालक, कृषकों के जीवन, राजा रानियों के जीवन तथा व्यापारियों के जीवन, शिल्पकारों के जीवन बहुत भिन्न थे। पशुपालक जो पशु को पालते थे उनकी जीवन अलग था, जो कृषि करते थे उनका जीवन अलग था, जो राजा रानी होते थे उनका जीवन अलग होता था, जो व्यापार वाणिज्य करते थे उनका जीवन अलग होता। सबका अतीत में अलग अलग होता था, जैसा कि आज भी हम देखते हैं। उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग जो है अलग अलग व्यवहार, रीति रिवाज का पालन करते थे और आज भी पालन अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग राज्य में ये पालन हो रहा है। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके, फल फूल का संग्रह प्राप्त करके करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। जब तक उनके पास भोजन बाजार में आएगा नहीं, फसल कट के आएगा नहीं, तब तक वो खा ही नहीं सकते हैं। जबकि वहीं दूसरी ओर अंडमान में, निकोबार में रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनका जीवन यापन जो है वहां के शिकार पे, मछली पे या फल फूल पे होता है, डिपेंडेंट होता है। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपने विजय का लेखा जोखा करते थे, जो कि किस पे करवाते थे? शिलालेखों पे करवाते थे। कितना जीता, कितना हारा, खैर जो भी हो। यही कारण है कि हम उन शासकों के द्वारा लड़ी जाने वाली युद्ध के बारे में काफी कुछ जानते हैं। इन्हीं की वजह से शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषि, पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। इन लोग का कार्य का लेखा जोखा होता ही नहीं थे। पुरातत्व साहित्य से हमें यह जीवन को जानने में मदद मिलता है। हालांकि अभी भी इनके बारे में कुछ जानना शेष बचा हुआ। तिथियों का मतलब क्या होता है? डेट का मतलब क्या होता है? आइए थोड़ा तिथियों को भी अच्छे से खंगालते हैं। अगर कोई तुमसे तिथि के बारे में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, महीना, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी के तहत कोई और वर्ष बता दोगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व सभी तिथियां ईसा पूर्व यानी कि ईसा से पहले के रूप में जानी जाती थी और इस पुस्तक में 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान पूर्व की तिथि को उल्लेख करेंगे। जैसे मान लीजिए अभी जो है, अभी टाइमिंग आपको बता रहे हैं कि यहां 0 है। समझिए मेरी बात को, यहां 0 है, नंबर लाइन समझ रहे हैं ना? और यहां पे जो है 2000 है जो चर्चा कर रहा है, और यहां पे 2022 है। अभी हम 2022 में हैं तो यहां 0 है, तो 0 से 2022 जो है ये क्या हो गया? 2022 साल। कब से? ईसा मसीह के जन्म के बाद से 2022 साल हो चुका ईसा मसीह के जन्म के। और इधर जो जाएगा वो होगा ईसवी पूर्व, और इधर जो होगा वो ईसवी सन। इधर जो होगा वो होगा बीसी,
क्लियर है, और इधर जो होगा वो होगा एडी। क्लियर, आइए थोड़ा चलते आगे, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं ताकि आपको, हालांकि समझा तो दिए ही। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसापुर का तात्पर्य है बिफोर क्राइसिस, यानी ईसा मसीह से पूर्व। अब कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी हिंदी में लिखा हुआ मिलता हो, यानी कि एनो डोमिनी, याद रखिएगा एनो डोमिनी एडी कहा जाता है, नामक दो लैटिन शब्दों से बना हुआ। इसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से, एडी। कभी कभी एडी की जगह पे सी या बीसी का जगह पे बीसीई का प्रयोग होता है। इसी अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा और बीसीई का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा के लिए भी प्रयोग होता है। दोनों ध्यान रखिएगा, बिफोर कॉमन एरा और कॉमन एरा, इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी में बीपी अक्षर का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य होता है बिफोर प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान से पहले। अब देखिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये तो अभिलेख हो गया, ये सब तो आप समझ ही रहोगे, इसमें तो समझाने की जरूरत ही नहीं है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे थोड़ा सा। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा है। यहां एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक लेख में 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपि, जिसमें यूनानी और मिश्र लिपि 2 तरीके के प्रयोग किया गया है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ के राजा और रानी के नाम पर छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं, इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी और मिस्र के संकेत को अलग बलग रखते हुए मिस्र अक्षरों का समानार्थक ध्वनियों की पहचान की, जैसा कि तुम देख सकते हो। और यहाँ एल अक्षरों के लिए शेर तथा ए अक्षरों के लिए चिड़िया चित्रों का प्रयोग किया गया है। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किनके लिए प्रयुक्त होता है, तो आसानी से इन अभिलेख को हम पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों यही रहा जो इंपॉर्टेंट थी, हमने उसको बता दिया। अब यहां पे थोड़ा सा समझिएगा, यात्रा समझ रहे हैं, पांडुलिपि समझ है जो हाथों से लिखा जाता, अभिलेख आपको पता है पत्थरों पे उकेर के लिखा जाता, उस समय के कैसा समाज था, कैसा राजनीति था, उनके बारे में या राजा रानियों के बारे में बताया था। पुरातत्व जो पुरानी है, इतिहासकार जो इतिहास को लिखता है, स्रोत जहाँ से किसी के साक्ष्य मिलने की होती है, अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना है, मतलब अज्ञात है उस लिपि का क्या करना है, अर्थ हमें निकालना, कुछ महत्वपूर्ण तिथि। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से सुनिएगा। कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व में था। गंगा घाटी का नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 ईसा पूर्व था। वर्तमान में लगभग 2000 वर्ष पूर्व है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप मुझे बना के भेजिएगा, मैं ज़रूर आपका वेट करूँगा, और कोशिश कीजिएगा पीडीएफ के रूप में आप देने का, जिससे मैं आसानी से आपकी कॉपी को चेक करूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ पे जाके ज़रूर दीजिएगा। और इससे जुड़ा हुआ अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं इसको और सुधार सकूं और बेहतर बता सकूं। क्लियर है? बहुत अच्छा, बहुत शानदार है, मज़ा आ गया, ये सब मुझे कोई कमेंट नहीं चाहिए, बस आपको हमारे साथ रहना होगा, बस बताना होगा कि इसमें सुजीत सर और अगर ये सुधार किया जाए ना तो मज़ा आ जाए, और मैं उसको सुधार करने के लिए हमेशा तैयार हूं, बस आप मेरा सपोर्ट कीजिए। चलिए दोस्तों, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एनसीईआरटी में, तब तक के लिए नमस्कार।